दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस को करने जा रहे हैं। ये हमारी सोशल साइंस की बुक है। यहाँ पे सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट को। यहाँ पर हम देखेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आप जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि हम अपनी सरकार को खुद चुने, तो वैसी कंडीशन में डेमोक्रेसी होगा। और आप जानते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसी है। हम इलेक्ट करते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट डालते हैं और सबका वोट इक्वल होता है और वो क्या होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को गवर्नमेंट पे चुनते हैं। अब मान लीजिए अगर हम इक्वालिटी की बात करें इन आवर इंडियन डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यहाँ पे आप समझते हैं कि एक गवर्नमेंट सबके लिए एक जैसा सोचे और हमारे सोसाइटी के अंदर कोई भी इनइक्वालिटी ना रहे। अभी तक हमने क्लास 6 में ये देखा कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अच्छे-अच्छे की एलिमेंट्स को देख रहे थे इंडियन डेमोक्रेसी की। अब आज हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट में इक्वालिटी की। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हम थोड़े से क्रिटिक हो जाएंगे, हम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को देखेंगे आज क्या हो जाती है हमारी सोसाइटी के अंदर अगर यही इक्वालिटी में कुछ बदलाव कर दिया जाए और वो इनइक्वालिटी में बदल जाए। उससे कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी वो अब हम देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की और इक्वालिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसमें अंतर क्या है। इक्वालिटी मतलब आप जानते हैं, जब दो लोग हैं, कोई भी दो लोग हों, उनको अगर हम बराबर से ट्रीट करते हैं तो हम उनको कहते हैं इक्वल्स। लेकिन अगर हम उनको इक्वली ट्रीट ना करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनइक्वालिटी। और अभी तक क्लास 6 तक आपने ये चीज देखी, छोटे क्लास में आपने ये चीज देखी कि हम अभी तक इक्वालिटी के अच्छे-अच्छे फीचर्स को ले रहे हैं। जैसे कि हमने बात किया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका की फीचर क्या है? आप जानते हैं इक्वालिटी होता है और उसमें आप देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका हम डिस्कशन आज भी करेंगे, इलेक्शन का। और अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट कोई चुनी जाएगी इलेक्शन के द्वारा और वो अगर कोई रूल बनाते हैं वो हमको पसंद नहीं आता है तो हम वहां पे उनसे लड़ सकते हैं, हम कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। उस केस में स्ट्राइक हो सकता है और सिग्नेचर कैंपेन हो सकता है। बहुत सारे कैंपेन्स की हमने बात की थी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 6 में। और आप जानते हैं लॉ भी सबको इक्वली ट्रीट करता है, तो वहां पे इक्वालिटी एंड जस्टिस की बात हो जाती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या नया डिस्कस करने वाले हैं? यहाँ पे देखिए, हम इक्वालिटी के साथ साथ यहाँ पे हम बताएंगे कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। इन इक्वालिटी कहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, आज हम ये डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होगा ये 3 स्टोरी पे डिपेंड है। अगर ये 3 स्टोरी आपने समझ ली है तो आपको कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले पहली स्टोरी को समझते हैं, फिर दूसरी तीसरी को समझेंगे और देखेंगे उसमें डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हमारे प्रोटोगनिस्ट की बात हो रही है। इस पिक्चर की हीरोइन है कांता देवी, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर मतलब क्या हो गया, वो सर्वेंट है, वो नौकर है। और अगर वो नौकर हैं तो वो किसके यहाँ है, वो है इंडस्ट्रियलिस्ट अशोक जैन के यहाँ। अशोक जैन क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इनके यहाँ काम करती हैं। और जनरली क्या होता है, वो लोग साथ में खड़े नहीं होते हैं क्योंकि वो क्या है, हायर क्लास के हैं और कांता देवी लोअर क्लास की हैं। तो ये डिफरेंसेस उनको रोजाना देखने को मिलते हैं। लेकिन आज क्या है, आज क्या स्पेशल दिन है, आज इलेक्शन का दिन है। तो इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लाइन लगी हुई है और सब लोग एक लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से लाइन फिर यहाँ शुरू हो रही है, ये देखिए। और उसी लाइन में आप देखेंगे कि अशोक जैन भी खड़े हैं। तो वो अपनी फ्रेंड से, कांता देवी अपने फ्रेंड से बात कर रही है, सुजाता से। कहती है देखो आज कितना अच्छा दिन है, आज हम लोग एक ही लाइन में लगे हुए हैं, आज हमारे जो मालिक हैं, साहिब हैं, वो हमारे साथ ही खड़े हैं। तो सुजाता कौन है, सुजाता कुमारी कौन है,
सुजाता कुमारी भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो कहती है हाँ, ये तो अच्छी बात है, आज का दिन बहुत स्पेशल है हमारे लिए। और यहाँ पे वो क्या कही हैं, दोनों लोग यहाँ पे वोट देने गई हैं और वो कहती है, कांता देवी कहती है कि आज इलेक्शन में सबका वोट बराबर है, चाहे हम वोट करें, चाहे तुम वोट करो, चाहे अशोक जैन जी वोट करें, सब बराबर है। तभी उसी समय क्या होता है, कांता का टर्न आ जाता है और सुजाता कहती है कि कांता देखो तुम जाओ, तुम्हारा टर्न आ चुका है। अब कांता जैसे ही बूथ के अंदर जाती है, वहां पर वो सोचती है कि इस बार जो कैंडिडेट था, जो इलेक्शन में खड़ा हुआ है, कौन सा कैंडिडेट है जिसने इस बार कहा है कि वो उसके यहाँ वाटर का पाइपलाइन लगाएगा, क्योंकि उसके यहाँ बहुत ज्यादा पानी की प्रॉब्लम थी। तो वो उसको वोट कर देती है। ये देखिए ईवीएम मशीन है, ये हमारी ईवीएम मशीन है, यहाँ पर कांता ने बटन दबा दिया है। वो कैंडिडेट जिसने कहा है कि वाटर का पाइपलाइन लगा देगा, यहाँ पर वो वोट देके निकल जाती है। बाद में उसके मालिक चले जाते हैं और बाद में क्या होता है, कांता सुजाता से बात करती है और कहती है कि मेरी लड़की गुड़िया की तबीयत बहुत खराब है और आज मुझे हॉस्पिटल उसको दिखाने जाना है और पहले साहब के यहाँ काम करूंगी और कुछ उनसे पैसा मांग लूंगी। और वो चली जाती है अपने घर। घर में जब वो पहुंचती है तो वो अपने लड़की को कुछ खाने को देती है और कहती है कि मैं अभी बहुत जल्दी आ जाऊंगी, शाम को फिर डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। और बाहर निकलते ही वो अपनी कॉलोनी में देखती है जो बस्ती में बहुत ज्यादा गंदगी है, वो और सोचती है कि यही कारण है कि मेरी बेटी बार बार जो बीमार पड़ जाती है। यहाँ पर वो फिर आ जाती है काम करने को और यहाँ पर उसकी मालकिन कहती है कि हर कॉर्नर पे सफाई करो और देख लेना गंदगी बचे नहीं। तभी फिर बाद में जब काम हो जाता है तो कांता अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, मुझे बेटी को दिखाने जाना है। मालकिन दे देती है पैसा, लेकिन वो कहती है कि देखो ये हैबिट मत बना लेना। तो ये चीजें हम देख रहे हैं कि और सुबह में जैसा कि इलेक्शन में आप देख रहे थे कि कांता वहां पे खड़ी है अशोक जैन के साथ। वहां पे क्या है, वहां पे हमको इक्वालिटी देखने को मिलती है। और अब यहाँ पे आप बाद में देख रहे हैं कि यहाँ पे इनइक्वालिटी की कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो रही है, जहां पे मालकिन ऊपर बैठी हैं और वो नीचे का काम सारा कर रही है। और यहाँ पर बाद में फिर पैसा लेकर वो हॉस्पिटल जाती है और वो अपनी लड़की को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जाती है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा लाइन होती है और जैसा कि सुबह में उसको लाइन देखने को मिली थी, सेम उसी तरह की लाइन होती है और वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको। और वो सोचती है कि अगर गुड़िया के जगह पर अशोक जैन का कोई बच्चा बीमार होता तो उनको दिक्कत नहीं होती और मुझे देखो कितना टाइम लग रहा है। क्या जो सुबह में मुझे इक्वालिटी मिली थी वो सेम ऐसी ही है? क्या मुझे भी इक्वालिटी मिल रही है आज भी? तो ये चीज आप समझ पा रहे हैं। देखिए सुबह से शाम में कितना बदलाव आ गया है एक कैरेक्टर में। जो सुबह में इक्वल ट्रीट हो रही थी वो शाम को अनइक्वल ट्रीट हो रही है, क्योंकि वो सोचती है कि अशोक जैन अगर हमारी जगह पे होते तो वो डायरेक्टली चले जाते अंदर और उनको इतना लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, अभी तक जो मैंने आपसे बताया कि डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा कहा जा रहा है कि इक्वालिटी की बात की जाती है। और यहाँ पे इन इक्वालिटी भी आप यहाँ पे कांता की स्टोरी में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो इक्वालिटी की कंडीशन दी गई है इंडिया में, उसमें क्या है, कोई भी जो भी 18 साल से ऊपर का है वो क्या हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है वोट देने के लिए। 18 साल से कोई भी अगर बड़ा है तो एलिजिबल हो जाता है वोट देने के लिए इलेक्शंस में। और इसी को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि हर किसी को राइट मिल जाता है वोट करने के लिए। क्लियर है ये बात? ये चीज हम ऑलरेडी
क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी में सारे एसेंशियल्स होते हैं वो क्या फॉलो हो रहे हैं यहाँ पे, क्या इक्वली ट्रीट हो रहा है। यहाँ पे दो लोगों को हेल्थ कंडीशन में इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है। जो अशोक जैन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, ये जा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके ये दिखा सकते हैं। लेकिन कांता जिसकी सैलरी बहुत कम है, उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ता है, और जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे क्या है, अशोक जैन बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, और कांता बहुत पैसा नहीं दे सकती है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, वो बहुत चीप होते हैं। अब यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं, जो इनइक्वालिटी है कांता के साथ, वो क्या है, उसकी बेटी जब बीमार पड़ती है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसा लेना पड़ता है, अपने एम्प्लॉयर से उसको पैसा लेना पड़ता है। हमेशा उसको क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए जब भी उसको जरूरत होती है। अपने एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट है, अशोक जैन पे वो डिपेंडेंट है। जब भी उसको कोई काम करना होता है तो उसको पैसा लेना पड़ता है। साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, उसको उसको छुट्टी नहीं मिलती है, कोई भी उसके लिए हॉलीडे नहीं है, वो 7 डे वर्क करती है। जैसा कि अगर कोई काम कर रहा है कॉर्पोरेट ऑफिस में तो वो छुट्टी ले सकता है, या गवर्नमेंट में है वो छुट्टी ले सकता है। और समझिए उसकी लड़की इतनी बीमार है कांता की, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी नहीं ले सकती है, उसको पूरा काम करना ही है। तो ये क्या है, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इनइक्वालिटी आपको किस तरीके से यहां पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमने इनइक्वालिटी की बात की है, अब साथ ही साथ हम कुछ और भी चीजें देख लें जो इक्वालिटी के लिए जरूरी है। यहाँ पे हमने पहले देखा इलेक्शन के समय में इक्वालिटी क्या है, अब हम थोड़ा सा और एस्पेक्ट देखते हैं कि इक्वालिटी के लिए और क्या क्या चीज चाहिए होती है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पुअर होते हैं वो कई कंडीशन में, जब कोई पुअर होगा जैसे कि कांता है, अगर वो पुअर है तो वो कई जगह पर उसको इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ेगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, उसको पैसा लेना पड़ेगा बार बार, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। और यहां पर लेकिन जब इलेक्शन होगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। क्लियर है ये बात, वो तुरंत ही फिर उसको इक्वली ट्रीट करने लगेंगे, सोसाइटी में सबके बराबर हो जाएगी, उसका वोट भी एक ही काउंट होगा। और यहाँ पे रेशियो जो होगा वोट का वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब हम दूसरी स्टोरी पे फोकस करते हैं। अभी मैंने पहले कांता की स्टोरी पढ़ ली है, अब हम दो स्टोरी और पढ़ेंगे जिससे हमको और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी इक्वालिटी की, इक्वालिटी कैसे ट्रीट होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अब ओम प्रकाश अगर हम वाल्मीकि की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप समझिए ये बहुत ही फेमस राइटर हैं वाल्मीकि साहब, और इनका टाइम पीरियड अगर हम लें, ये आप याद रखें ना रखें ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। 1950 से लेके इनका टाइम पीरियड है 2013 तक। और ये कौन थे, ये एक दलित थे, ये एक दलित राइटर हैं। अब दलित जो शब्द है ये क्या है, तो यहां पे आपको ये फोकस करना होगा कि दलित जो टर्म है उसको हमको सबसे पहले समझना होगा। तो यहाँ पे अगर हम दलित को समझें, देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड एज लो कास्ट यूज्ड टू एड्रेस themselves. Dalit is a term that the so-called low caste used to address themselves. कोई लो कास्ट का आदमी जब अपने आप को रिप्रेजेंट करता था, जब बताता था कि मैं कौन हूं, वो बोलता था मैं दलित हूं। और दलित का मतलब होता है ब्रोकन।
टूटा हुआ। इसीलिए ये क्या है, हम यहाँ पे सीरियसली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम उसको लो कास्ट को हम दलित कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी में अंतर बता रहे हैं। और ये जो स्टोरी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, ये आपको बहुत अच्छे से बताएगी कि किस तरीके से ये डिस्टिंग्विश किया गया है। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपनी जो स्टोरी लिखी है, उनकी बुक लिखी गई थी जूठन। जूठन में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनको डिस्टिंग्विश किया जाता था। वो जब स्कूल जाया करते थे, देखिए अब यहाँ पे हम उनके स्कूल पे आते हैं। जब वो स्कूल जाया करते थे, वो जब बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो वहां पे कई सारे स्टूडेंट थे उनके साथ में, और वो स्कूल में जाते थे और वहां पर उनको पीछे बैठना पड़ता था। एक तो वो सबसे पीछे बैठते थे स्कूल में, और उनका टीचर आगे पढ़ाता था। यहाँ पे मान लीजिए उनका टीचर था, और वो लोअर कास्ट के थे, वो दलित थे, इसलिए उनको क्या कहा जाता था कि पूरे स्कूल में तुम झाड़ू लगाओ। उनको झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता था। उनके टीचर उनको झाड़ू लगाने के लिए कहते थे। पूरे स्कूल में, पूरे ग्राउंड पर वो झाड़ू लगाते रहते थे, और ऐसी हालत हो जाती थी उनकी कि पूरा उनका सर जो है गंदगी से भर जाता था। और स्कूल कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा स्कूल था। वो पूरी तरीके से थक भी जाया करते थे, लेकिन फिर भी उनको ये चीज करनी पड़ती थी। और आप देखेंगे कि वहां पर उनके मुंह तक में मिट्टी भर जाती थी, और जो दूसरे बच्चे पढ़ा करते थे, तो वो बाहर बैठ के रोया करते थे, क्योंकि उनके हेडमास्टर क्या थे, वो पढ़ाते रहते थे और उनको देखते रहते थे, तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। और उनको अलाउड भी नहीं था कि वो पानी तक वहां पर पी सकें। तो समझिए कितनी प्रॉब्लम की बात थी। और एक दिन ऐसा हुआ, ये उनका रोज का रूटीन था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनके फादर जा रहे थे। जब वो झाड़ू लगा रहे थे, तभी उनके फादर पास से जा रहे थे, स्कूल की बाउंड्री के पास से वो जा रहे थे, और अपने लड़के को वो काम करता हुआ देखे, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा गए, और वो हेडमास्टर के पास गए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरे लड़के से ये सब काम क्यों कराया जा रहा है। तो उनके पास कोई रिप्लाई नहीं था, मास्टर के पास कोई रिप्लाई नहीं था, वो कुछ बोल नहीं पाए, और उन्होंने कहा कि हम दलित हैं, इसलिए हमसे ये कराया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और आप ये समझ लीजिए, मेरा लड़का यहाँ पे अकेला नहीं है, और भी लड़के ऐसे आएंगे, और मैं देखता हूं कि कैसे उससे ये काम कराया जाता है, और कैसे वो पढ़ नहीं पाएगा, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आएंगे, और अगर ये अंतर होगा तो ये ठीक नहीं होगा। ये वार्निंग देके वो चले जाते हैं, और बाद में जाके देखिए, ये बुक उनकी जूठन बहुत फेमस थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और इससे वो जाने गए। तो समझिए कितना ज्यादा उनको डिस्टिंग्विश किया गया, उनके साथ कितनी ज्यादा प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ी। अब जो दूसरी स्टोरी है, एक और स्टोरी है, यहां पर हम बात करेंगे अंसारी की। अब ये अंसारी कौन है? यहां पे मिस्टर एंड मिसेस अंसारी थे। वो, उनके पास पैसा बहुत था, वो घर लेना चाहते थे अपने रहने के लिए, किराए पे रहना चाहते थे, रेंट पे रहना चाहते थे, और इसके लिए वो गए ब्रोकर के पास। ब्रोकर के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको घर चाहिए, हमको एक अच्छा सा घर दिखा दो। तो ब्रोकर उनको लेके गया। उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे घर हैं, मैं आपको दिखाता हूं। तो अंसारी एक घर में गए, और वहां पर उनको सारी चीजें काफी पसंद भी आई, लेकिन वहां पे जो ओनर थी उसकी, उन्होंने उनसे नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। तो जैसे ही उन्होंने बताया कि उनका नाम अंसारी है, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी है, और उन्होंने ये सुनकर मना कर दिया। ये जो लैंडलॉर्ड थी, इन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये
मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आप लोग मीट खाते हैं और यहाँ पर इस सोसाइटी में कोई भी मीट नहीं खाता है। लेकिन जब अंसारी खड़े थे और जो ब्रोकर खड़ा था, वहीं पे मछली बनने की स्मेल भी आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ऐसा ये क्यों कह रही हैं। और उसके बाद ये काफी और मकान इन्होंने दिखाए, लेकिन सबने इसी तरीके से मना कर दिया। जब उनका नाम सुना जा रहा था तो वो मना कर दे रहा था बार बार, जो भी लैंड ओनर था। फिर बाद में जो ये ब्रोकर था, ब्रोकर ने अंसारी से कहा कि आप मिस्टर एंड मिसेस अंसारी अब मत बोलिएगा, अगले मकान जब मैं दिखाने जाऊं वहां पे आप मिस्टर एंड मिसेस कुमार बन जाइएगा। और मिस्टर एंड मिसेस कुमार जैसे ही उन्होंने सुना तो अंसारियों ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसा यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, यहाँ पे रिलीजन के बेस पे कितना अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहां पे पहली वाली जो स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की थी, वहां पे हम देख रहे थे वहां पे कास्ट के कारण उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, और यहाँ पे ये मुस्लिम थे इसलिए इनको ये झेलना पड़ रहा था। और उन्होंने अपना नाम नहीं बदला और 1 महीने तक टहलते रहे और फिर उनको जाके एक ओनर ने उनको मकान दिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है एक छोटी सी दिक्कत के कारण। और अगर आप एड में भी देखें, जहां पे मैट्रिमोनियल एड होते हैं वहां पे भी आप देखिए कास्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आज के डेट में अगर हम शादी की बात करें किसी की, तो वहां पे अगर जो एड के थ्रू जाते हैं, जीवनसाथी.com में अगर देखते हैं तो वहां पे कास्ट लिखा होता है, वहां पे रिलीजन लिखा होता है। तो ये अभी भी हम देख पाते हैं कि लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वहां पे लिखा रहेगा कि वो किस कास्ट की है, वो किस तरह के किसी भी फैमिली में जा सकती है। लड़के अगर बहुत कम भी पढ़े होंगे तब भी उनके कास्ट को लिखा जाएगा और बहुत ज्यादा डाउरी मांगा जाता है। आप ये चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इसको आप सॉल्व करिएगा, ये बहुत ही आसान है। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे जो भी इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की बात कर रहा है, देखिए अनइक्वल की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी की बात कर रहा है कि जो टीचर हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ क्या क्या अंतर करते हैं, ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अंसारियों के साथ इनइक्वालिटी की बात की जा रही है, आप आसानी से बता सकते हैं कि वो रिलीजन के बेस पे उनको नहीं दिया गया। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, ये आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहां पर देखिए अब अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 स्टोरी हमने पढ़ी, कांता, दूसरी हमने पढ़ी ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरी हमने पढ़ी अंसारी। अब इन तीनों केसेस में क्या हुआ, यहाँ पे हमने सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमने देखी है, चाहे वो कास्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं तीनों स्टोरी के प्रॉब्लम्स की। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। जो कांता है वो पुअर थी इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो कास्ट के कारण किए गए, वो लोअर कास्ट के थे। और अंसारी मुस्लिम थे इसलिए उनको रिलीजन के बेस पे उनको इनइक्वल ठहराया गया। अब यहाँ पे आप ये चीज समझिए कि तीनों केस में क्या हुआ, उनकी डिग्निटी हिट हुई। अब ये डिग्निटी क्या चीज है, तो डिग्निटी को आप अगर आप समझें तो यहाँ पे वायलेट कैसे हो रही है। डिग्निटी किसी की रिस्पेक्ट, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट या आप दूसरे की रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आप उसकी डिग्निटी को हिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पुअर है, कांता है, यहाँ पे उसकी डिग्निटी को क्या हिट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बार बार तुम पैसे मत मांगना, ये तुम्हारी आदत हो जाएगी। फिर वो जब हॉस्पिटल में जाती है वहां पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओम प्रकाश जो वाल्मीकि हैं उनके साथ क्या किया जाता है, उनकी डिग्निटी को कैसे हिट किया जा रहा है, एक क्लास में कहा जाता है सब बराबर हैं, लेकिन उनको उनसे झाड़ू लगाया जाता है, उनकी डिग्निटी को हिट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि तुम लोअर कास्ट के हो। अंसारियों को रिलीजन के कारण उनकी डिग्निटी को हिट किया जाता है, उनको बताया जाता है कि तुम
दूसरे रिलीजन के हो, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम नॉनवेज खाते हो। अगर इस चीज सॉरी अगर इस चीज को अगर आप समझना चाहें तो ये पिक्चर अगर आपने देखी हो, दीवार, इसका देखिए एक सीन दिया हुआ है। दीवार में आप जानते हैं अमिताभ बच्चन जी थे। यहाँ पर ये देखिए छोटा सा जो लड़का है जो जूता साफ कर रहा है, ये अमिताभ बच्चन बनेगा बाद में जाके। ये जूता साफ करता है और यहाँ पे जो जूता साफ करवा रहा है ये पैसा फेंक के देता है। तो ये कहता है कि मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता हूं। दीवार में अमिताभ बच्चन कहते हैं मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता हूं, मेरे हाथ में पैसा दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दीवार में भी उसकी डिग्निटी को हिट करने की कोशिश की जाती है अमिताभ बच्चन जी की, और वो मना कर देते हैं। इसी तरीके से अब क्या होगा, बाद में आप देखेंगे पिक्चर में कि वो उसके हाथ में देता है। ये देखिए यहाँ पे उसके हाथ में दे रहा है। पहले वो फेंक के चला जाता है, 2 बार वो मना करता है, तीसरे बार में उसके हाथ में पैसा देता है। तो यहाँ पर किस तरीके से देखिए डिग्निटी को हिट की जाती है, ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। और हर किसी को क्या है, हर कोई डिजर्व करता है कि उसको रिस्पेक्ट दिया जाए। तो अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि इक्वालिटी क्या है, और इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से रूल के थ्रू हमको बताया जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि कोई भी इंडिविजुअल हो कंट्री में, उसको हम इक्वली ट्रीट करेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो एजुकेशनल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हो, या किसी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, किसी भी कंडीशन में वो अगर है, उसको इनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको इनइक्वल होने से सीज किया जाएगा। ये बार बार कहा जाता है, और इक्वालिटी को फॉलो करने के लिए ये सारी चीजें फॉलो होनी चाहिए। हम किसी भी लोग हो, कोई भी आदमी हो, उसको हम इन सब चीजों के लिए हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। चाहे वो किसी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, उसके एजुकेशन से, उसके सोशल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के कारण हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जो भी है, जितने भी इंडिविजुअल हैं, सब हमारे लिए बराबर है। ये यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये होना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी को हर किसी के लिए रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो लॉज हैं, जो अलग अलग लॉज बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को दूर करते हैं, वो इल ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो किस तरीके से दूर करते हैं। और हम देखेंगे कि वहां पे हमेशा बात की जाएगी डिग्निटी की और इक्वल्स की। हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया रहेगा कि कौन डिग्निफाइड है और कौन इक्वल है। और अगर हम इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करें तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी है, हम सबसे पहले देखें कि लॉ जो भी है वहां पर वो सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं। इक्वल पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर कोई लॉ के सामने बराबर है या नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे आप क्या समझ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो किसी कंट्री का, यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और चाहे कांता जो कि डोमेस्टिक वर्कर है, वो सब एक ही लॉ के अंडर में आएंगे। ये पहली कंडीशन है यहाँ की, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन, उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उससे हम अंतर नहीं कहेंगे कि तुम हमसे अलग हो, हम उसको नीचा नहीं दिखा सकते हैं। किस रीजन में, किस कास्ट में, किस चीज में, रिलीजन में, रेस में, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जहां वो जन्मा हो, या वो फीमेल हो या मेल हो, ये इन सब चीजों में हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और हम उसको किसी भी जगह में, तीसरा कंडीशन क्या है, हम किसी भी जगह में जो कि पब्लिक के लिए खुला हुआ है, पब्लिक प्लेस में हम उसको नहीं रोकेंगे, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो,
शॉप हो, मार्केट हो, हम कहीं भी उसको नहीं रोक सकते हैं। और जो भी पब्लिकली चीजें अवेलेबल हैं सबके लिए, जैसे कि वेल है, रोड है या बाथिंग घाट है, ये सब सबके लिए एक जैसा होगा। और फोर्थ कंडीशन जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबल्स किसमें है? आप देखेंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है। ये फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी। यहां पे ये कहेगा अनटचेबल्स को खत्म किया जाए, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे पहले थाली बजा के आते थे, अगर वो गांव में घुसते थे तो वो थाली बजा के आते थे। ये चीजें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी मैं बता दूं कि जो गवर्नमेंट है अगर वो चाहती है कि वो इक्वालिटी पे वर्क करे तो उसको दो चीज को गारंटी करनी पड़ेगी। अगर कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को बराबर रखने के लिए क्या चीजें देखनी होगी? आप ये चीज देखेंगे कि दो चीजों पे उसको फोकस करना होगा। पहला है लॉ, लॉ सबके लिए बराबर हो। सेकंड, गवर्नमेंट अगर कोई प्रोग्राम ला रहा है, कोई स्कीम ला रहा है, वो सबके लिए बराबर हो। क्लियर है? वो जो डिसेबल्ड हैं, जो नीचे हैं, जैसे अभी आप कांता का कंडीशन देख रहे थे, जिसको बहुत पैसा नहीं मिल पा रहा था, उसको बहुत अच्छे से वो ट्रीट नहीं किया जा रहा था, उसको खाना प्रॉपर से नहीं मिल पा रहा था, उसके जो घर की कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी, तो उस केस में उसको इनइक्वालिटी वहां पे उसके साथ था। अगर हम उसको प्रॉपर स्कीम के थ्रू ले आए ऐसे लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं? हर किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इक्वली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्कीम में, और हर किसी को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यहां पर देखिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि इंटरनेशनली रखा गया है, ये यूएनओ ने रखा है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको सेट किया है। इसमें जो दूसरा नंबर का गोल है, इसमें कहा जाता है कि हर कंट्री में 0 हंगर हो। जो भी डेवलपिंग नेशन है वहां पे क्या हो, सबसे पहले 0 हंगर कर दिया जाए, वहां पे कोई भी भूखा ना रहे। तो ये देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे लाती हैं। तो यहाँ पे यूएनओ ने गवर्नमेंट्स को फोर्स किया, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये जो 0 हंगर है इस पे वर्क करना शुरू कर दिया है, और हम काफी ज्यादा इसमें काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो ये पिक्चर दिखा रहा है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस है, यहाँ पे ये जो पिलर है, पिलर के जगह पे यहाँ पे देखिए लोगों को खड़ा किया है। बहुत अच्छी पिक्चर है ये। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि सब लोग मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं, और यहाँ पे सबको बराबर से ट्रीट भी करना चाहिए। यहां पर देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि किस तरीके से हम ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, अब यहाँ पे हम मेनली गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे तमिलनाडु रीजन में, इंडिया के तमिलनाडु रीजन में हम यहाँ पे जा रहे हैं। और तमिलनाडु आप जानते हैं ये सदर्न रीजन में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तमिलनाडु में यहाँ पे सबसे पहली बार मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया। मिड डे मील का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहाँ पे लागू हुआ, सबसे पहली बार यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसको देखा देखी 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे जो भी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, सबको मिड डे मील को लागू करना चाहिए। तो अब ये मिड डे मील क्या है? ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है लंच टाइम में। जैसे यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है, मिड डे स्कीम है, ये उत्तराखंड का दिखा रहे हैं। यहाँ पर खाना दिया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, गवर्नमेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट के लिए देखिए मैं मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है
जो प्रोग्राम है ये इसलिए शुरू किया गया कि जो अभी तक आप देख रहे थे, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे जो राइटर थे वो तो लड़के काफी ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन कुछ लोग उतने ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, तो वो जब स्कूल आते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से यहीं पे खाना दिया जाता है, अलग अलग खाना मिलता है। तो लंच में एक तो उनको घर नहीं जाना पड़ता, उनको स्कूल में ही खाना मिल जाता है, और जो इनको नरिशमेंट मिलना था, जो इनको खाना मिलना था, जो ये घर पे अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, वो अच्छे से यहाँ पे खा पाएंगे, इनका पेट भरेगा और इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। जैसा कि आपने कांता के केस में देखा, उसकी लड़की बार बार बीमार हो रही थी क्योंकि उसको अच्छे से खाना नहीं दे पा रही थी, वो अच्छे कंडीशन में नहीं थी। तो यहाँ पे मिड डे स्कीम शुरू की गई, और यहाँ पे आप देखेंगे जो खाना बनाने वाले हैं वो भी कभी कभी लो कास्ट के रखे जाते हैं, लोअर कास्ट के लोगों को रखा जाता है। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को आप देखें, वहां पे कितना मिसबिहेव किया गया उनके साथ। यहाँ पे लोअर कास्ट के लोग खाना बनाते हैं और सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो बड़े घर का हो चाहे छोटे घर का बच्चा हो, सबको बराबर से थाली दी जाती है और सब बैठ के खाते हैं, सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के खाते हैं। ये चीज हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दलित नहीं होता है, कोई भी हायर कास्ट का नहीं होता है, यहाँ पे ये चीजें तोड़ दी गई। और यहाँ पे जो एक आप प्रेजुडिस देख रहे थे, जो रिड्यूस किया जा रहा था कास्ट सिस्टम को, उसको अब यहाँ पे बराबर ट्रीट किया जा रहा है स्कूलों में। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो रही थी, जब ये बच्चा स्कूल से चला जाता था, मान लीजिए जब मिड डे मील नहीं था तो ये इसको घर जाना पड़ता था, एक तो इसका घर दूर होता था, लेकिन वहां पे जब वो जाता था तो उसकी माँ को अपना काम छोड़कर, जो कि मान लो बिल्डिंग बना रही हो या कुछ और काम कर रही हो, खेती कर रही हो, उसको छोड़ के आके अपने लड़के के लिए खाने का अरेंजमेंट करना पड़ता था, तो वो अपना डेली का काम छोड़ देती थी। तो अब वो सारे काम यहाँ पर आसानी से हो पा रहे थे। ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे लो कास्ट जो वुमेन थी वो अब यहाँ पे खाना बना रही हैं और सबको बराबर से ट्रीट किया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। यहाँ पे बहुत सारे डिस्प्यूट भी होते हैं, लेकिन हमको डिस्प्यूट में नहीं जाना है, हम यहाँ पे सिर्फ अच्छाइयों को ही देखेंगे। और यहाँ पे ये जो चीजें हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या हो रहा था, ये जब गवर्नमेंट ने लागू किया तो एक तो इनका पेट भी भर जा रहा था, और साथ ही साथ जब ये नहीं होता था तो ये चले जाते थे और ये वापस ही नहीं आते थे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी इनके अटेंडेंस की, अटेंडेंस इनका कम हो जाता था, और जो लड़कियां होती थी जब वो बड़ी होने लगती थी तो उनको छुड़ा दिया जाता था। तो अब केस में अब आप देख रहे हैं कि जो अटेंडेंस कम हो जा रही थी, अब खाने के भी कारण कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाना पूरा मिलता है तो वो फिर टाइम टू टाइम वो आते रहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्निटी उनकी मेंटेन हो रही है, क्योंकि वो सबके साथ बराबर से खा रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको बताना है कि मिड डे मील जो अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और यहाँ पे आपने यहाँ से क्या सीखा है, इसके कुछ कीवर्ड्स आप लिखेंगे। यहाँ पे आप इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे, आपकी सोसाइटी में या आपसे रिलेटेड क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये चीज आपको लिखनी है, ये आपका होमवर्क है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मान लीजिए हम किसी को रिफ्यूज करते हैं, हम किसी को इक्वल नहीं रखते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इन इक्वालिटी पे फेस करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि किसी को हम लॉ के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम लॉ तो ले आए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इनइक्वालिटी के बारे में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आज के डेट में हम ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, हम दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम हमेशा दूसरे को इंफीरियर मान रहे हैं, हम हमेशा को अपने आप को बड़ा मानते हैं और दूसरे को छोटा मानते हैं। ये हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा, और अगर हम दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, हम अगर दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे, अगर हम उसको ये ना देखें कि वो किस कास्ट का है, रिलीजन का है,
उसकी डिसेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो मैन है, वुमेन है, अगर हम ये चीजें देखना छोड़ दें तो ये जो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जा रही हैं सोसाइटी में, हम उससे बच सकते हैं। और इससे रिलेटेड देखिए, बी आर अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पे कहा है, यहाँ पैराग्राफ में ये कहा है कि अगर किसी को हम डिसग्रेस कर रहे हैं, उसको जीने नहीं दे रहे हैं ठीक से, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट क्या हो रहा है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। उसके रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसको डिसग्रेस कर रहे हैं। और हम किसी को भी अगर बढ़ाना चाहते हैं, उसकी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको किसी की लाइफ को अच्छा करना है और उसके लिए क्या होगा, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देना होगा। अगर ये नहीं होगा तो ये डिफिकल्टी से उसको लड़ना पड़ेगा, उसको बहुत सारे स्ट्रगल करने होंगे और उससे उसको क्या मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। और ये भी आप जानते हैं कि आदमी क्या है, इमॉर्टल है, मॉर्टल है, सॉरी मॉर्टल है। वो एक ना एक दिन मर ही जाना है उसको। मॉर्टल मीन्स he will be dead one day, each and every one of us will be dead one day। और ये हम जानते हैं, तो हम क्यों ना हर किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके आइडियल कंडीशन को दें और उसकी लाइफ को अच्छा करें। और हमेशा एक जो ब्रेव मैन होगा, वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा ऑड सिचुएशंस के लिए लड़ेगा और वो सेल्फ रिस्पेक्ट को पाएगा। इसीलिए हमको कोशिश ये करनी है कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दें और उसको डिसग्रेस ना करें। और ये जो सिचुएशंस हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने 3 कंडीशन देखी थी, कांता की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, और हमने दूसरा देखा अंसारियों की जो केस था। हमने 3 केसेस देखे। क्या ये और भी कंट्री में ऐसा होता है? क्या ये अंतर हमको देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी होने के बाद भी क्या ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? तो ऐसा देखा गया है, हमने इसको यूएसए में देखा है। यूएसए की अगर मैं बात बताऊं तो वहां पे सोसाइटी डिवाइडेड थी अफ्रीकन इंडियन सोसाइटी में और अफ्रीकन अमेरिकन सोसाइटी में और अमेरिकन में। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ये ब्लैक होते थे और अमेरिकन व्हाइट होते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे इनके लिए बसेस भी होती थी, स्कूल भी होते थे अलग अलग। इन्हीं के ऊपर एक स्टोरी है जो कि यहाँ पे कह रहा है रोसा पार्कर्स के बारे में। रोसा पार्कर्स, ये पी है। इनके अगर हम डेट की बात करें तो इनका डेट है 1913 से लेके 2005 का पीरियड है इनका। और इनका जो ये मेन हुआ था प्रॉब्लम, ये हुआ था 1 दिसंबर 1955 में। ये एक बस में चढ़ी रोसा पार्कर, और उनके यहाँ क्या था अमेरिका में कि अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन बैठ गया है और कोई उस समय व्हाइट आ जाता है उस बस में, तो उस बस में उसको वो सीट छोड़नी पड़ती थी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, उसको वो बस की सीट छोड़नी पड़ती थी। लेकिन उस समय रोसा पार्कर अपने काम से लौटी थी और वो फर्स्ट सीट पे बैठी हुई थी, और उसी समय एक व्हाइट आया और उनको कहा कि तुम हटो। तो उन्होंने कहा मैं थकी हुई हूं, मैं नहीं छोड़ूंगी ये सीट। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ा है। पर आप देखेंगे कि वहां पे सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ 1 दिसंबर 1955 के बाद। वहां पे बहुत ज्यादा एजिटेशन हुआ जब ये देखा गया कि रोसा पार्कर ये देखिए बैठी हुई हैं, इनको जब हटाने की कोशिश किया इसने, इस व्हाइट ने, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एजिटेशन हुआ पूरे सोसाइटी में। और यहाँ पे सिविल राइट मूवमेंट की बात की गई, कहा गया कि सिविल राइट हर किसी को मिलना चाहिए, सबको बराबर से ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे सिविल राइट्स की बात हुई। तो यहाँ पे सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में ये बना।
सिविल राइट 1964 में बना। इसके तहत क्या हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको खत्म कर दिया गया। सिविल राइट के थ्रू जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जो पहले हो रहा था, उसको खत्म कर दिया गया, डिस्क्रिमिनेशन को। अब जो पहले अलग अलग बसेस होती थी वो अब एक जैसी हो गई, एक ही हो गई, और वहां पे लोग बराबर से बैठने लगे। अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। और पहले जो स्कूल होते थे, स्कूल में भी डिस्क्रिमिनेशन था। स्कूल में देखिए जो व्हाइट के स्कूल थे वो एक तो प्राइवेट में पढ़ सकते थे क्योंकि उनकी सैलरी बहुत हाई थी और उनके टीचर्स जो थे वो वेल क्वालिफाइड थे यहाँ पर। और जो जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, इनकी जो स्कूल से, ये गवर्नमेंट स्कूल हुआ करता था, तो इनकी क्वालिटी बहुत खराब थी। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल होने के कारण यहाँ पर जो टीचर्स थे उनकी भी जो क्वालिफिकेशंस थी वो बहुत लो थी। तो यहाँ पे जब सिविल मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर भी यहाँ पे जो सैलरी थी उसको इक्वल करने की कोशिश की गई और यहाँ पे फैसिलिटीज गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज्यादा दी गई। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एक सोसाइटी में जो प्रॉब्लम थी वो फिर बाद में जाके सही हो जाती है। अब हम आर्टिकल 15 को स्टडी करेंगे, उससे आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। यहाँ पे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे जो डिस्क्रिमिनेशन हमने अभी 3 केसेस में देखा है, एक इंटरनेशनल केस में देखा, 4 केसेस में हमने देखा है कि जहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या तो रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। यहाँ पर इसको खत्म कर दिया गया और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसको 2 पार्ट में तोड़ा गया, आर्टिकल 1 और 2, 15 का 1 और 15 का 2। यहाँ पे 1 में क्या कहा जा रहा है, कोई भी स्टेट, यहाँ पे इंडियन स्टेट है तो कोई भी स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, किसी को भी अंतर नहीं कर सकता है। किस ग्राउंड पे, किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ के रिस्पेक्ट में, या कोई भी चीज इससे मिलती जुलती हो तो उसके रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरे केस में क्या कहा गया, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एडेड स्कूल है या कहीं भी जहां पे गवर्नमेंट ने पैसा दिया है वहां के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात होगी। अभी तक हमने स्टेट के बारे में कहा है, अब यहाँ पे सिटीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात होगी। यहाँ पे एड वाला केस बी में होगा, लेकिन हम यहाँ पे समझ लेते हैं पहले। सेकंड में क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडियन होगा, उसको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको अंतर करे उसकी लायबिलिटीज में। और कौन सी लायबिलिटीज होगी, कोई भी शॉप या पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, प्लेस और या पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे कि हम मूवीज देखने जाते हैं वहां पे अंतर नहीं किया जाएगा। ये 2A के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पे 2A के बारे में रिस्पेक्ट हो रही है। हम हमेशा आर्टिकल ऐसे लिखते हैं 15 2A। तो 2A में ये कहा जा रहा है कोई भी एंटरटेनमेंट का पोजीशन होगा, कोई जगह होगी, प्लेस होगा, वहां पे रोका नहीं जा सकता है। दूसरे केस में अगर मान लीजिए कहीं पे स्टेट ने, यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे होगा 15 2B। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कहीं पे भी अगर स्टेट ने पैसा दिया है, चाहे वो पूरा हो चाहे आधा पैसा स्टेट ने फंड किया हो, उस केस में कोई भी जो पब्लिक प्लेस पे कोई काम हो रहा हो, जैसे कि वेल है, टैंक है या कोई नहाने की जगह है, रोड या पब्लिक रेस्टोरेंट जहां पे बनाया जा रहा है लोगों के लिए, वहां पे रोका नहीं जा सकता है। किसी भी लोगों को, किसी भी पब्लिक को रोका नहीं जा सकता है वहां जाने से। यहाँ पे जनरल पब्लिक के लिए जो कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो वहां पे ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसको जाने से, उसको रोका नहीं जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज हम अगर अब बात करें कि डेमोक्रेसी के लिए क्या चैलेंज है, तो यहाँ पे चैलेंज की अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे 2 चैलेंज है। सबसे पहले तो हमको
कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ दिया हुआ है उसमें इक्वालिटी लानी है, लोगों में इक्वालिटी लानी है, और साथ ही साथ हमको क्या देखना है, इक्वालिटी के साथ साथ हम लोगों की डिग्निटी को भी मेंटेन रखें। यहाँ पे अगर हमने ये दो चीजों को मेंटेन रख लिया है तो हम डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से रन करा सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और वहां पे फिर हम देखेंगे कुछ कीवर्ड्स। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आप जानते हैं जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो वोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये दे सकते हैं। और यहाँ पे आर्टिकल 15 में हमने डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, यहाँ पे इनइक्वालिटी को हटाने की बात की है। यहाँ पे आप इसको फिर से लिखें, याद करके इसको लिखिएगा। और वाल्मीकि, देखिए यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की जो सिमिलैरिटीज हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो यहाँ पे क्या किया, उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया, हमेशा उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया और उनको इक्वालिटी नहीं मिली। क्लियर है ये बात, इक्वालिटी नहीं मिली। और यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है कि जो भी लोग हैं, ऑल पर्सन्स, सबको लॉ बराबर से मिलना चाहिए। यहाँ पर ये क्या है, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, सबको बराबर से ट्रीट करना है। इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक डेमोक्रेसी में, आप ये आसानी से लिख सकते हैं। तीनों में से कोई भी स्टोरी लिखिए, इसको आसानी से आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। यहां पर आप देखिए जो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासेस अ डिसेबिलिटी एक्ट इन 1995। 1995 में डिसेबिलिटी एक्ट आया है और ये इस एक्ट ने डिसेबिलिटी को इक्वल राइट में बदलने की कोशिश की है। इससे जो भी डिसेबल्ड लोग थे उनको बराबर करने की कोशिश की गई है, वो मेन स्ट्रीम में आ पाए इसलिए लाया गया था। एंड द गवर्नमेंट शुड मेक पॉसिबल देयर फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, और उन्होंने पार्टिसिपेशन के लिए सोसाइटी में ये लॉ को पास किया। द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन और integrate children with disabilities in the mainstream schools. This law also states that all the public places, including the building, school, etc., should be accessible to the provided with ramps. जो भी स्कूल बनेगा वहां पर क्या होगा, क्योंकि वो डिसेबल्ड लोग हैं, वहां पर रैंप बनेगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लुक एट, ये जो पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे क्या बता रहा है, जो लड़का है वो डिसेबल्ड है और वहां पर क्या दिया हुआ है, सीढ़ी दी हुई है। तो सीढ़ी होने के कारण उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको उठा के लेके आना पड़ रहा है। अगर रैंप होता तो वो अपने से सरका के चला आता आसानी से, तो वो किसी के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता, उसकी डिग्निटी यहाँ पे हर्ट नहीं होती और उसकी सेफ्टी भी यहाँ मेंटेन रहती। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, आप इसको लिख सकते हैं इस लॉ के बारे में कि कैसे कैसे केसेस हैं। यहाँ पे देखिए ग्रोसरी की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात किया है। इट मींस, इसका मतलब क्या है, इट मींस ऑल एडल्ट हुज इज 18 years of age or above citizens have right to vote irrespective of their social or economic background. उनका सोशल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उसको नहीं देखा जाएगा। अगर वो 18 साल से ऊपर का है, 18 साल का है, तो वो वोट दे सकता है। डिग्निटी क्या है, यहाँ पर डिग्निटी के बारे में कह रहा है, टू थिंक ऑफ वन सेल्फ अदर पर्सन वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। और कोई भी अगर आदमी सोच रहा है अपने बारे में या किसी और के बारे में, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ उसको सोचना है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस को बताता है सारे लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, जो भी कंट्री में है उनको फॉलो करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जो सिविल राइट है, जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था यूएसए में, वो 1950s में हुआ था, जो कि हमने देखा वहां पे रोसा पार्क्स ने किया था, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल की डिमांड थी कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाए और रेस के रिस्पेक्ट में उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। अभी भी आप जानते हैं, अभी देखिए जोन्स
एक आदमी थे यूएसए में, उनको मार दिया गया। एक व्हाइट पुलिस वाला था और वो ब्लैक थे, उनका गर्दन दबा के उनको मार दिया गया है। ये भी आजकल न्यूज में है, ये उसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सिविल राइट मूवमेंट में आप उसको कोट कर सकते हैं कि आज प्रेजेंट डे में भी ये हमको दिक्कतें देखने को मिल रही है, जबकि वहां पे सिविल राइट मूवमेंट हुआ था 1950s में। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि इतना उसको टॉर्चर किया गया कि वो मर गया, और वहां पर जो राइट थी उस कारण उसको सजा भी मिली। जो पुलिस वाले थे, एक पुलिस वाला और जो उसके हेल्पर थे, 4 और थे, 5 लोग थे, उनको सजा मिली है। अब देखते हैं आगे केस क्या होता है, उसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस को, शेयर करिए अपने दोस्तों से ज्यादा, और लाइक बटन दबाना मत भूला करिए। हम बटन जरूर दबाया करिए, उससे पता लगता है कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त हैं उनको ये शेयर कर दिया करिए कि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए देता रहूंगा। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।